नीलमपुरा गांव, नाम जितना शांत, असलियत उतनी ही बेचैन। यहाँ की हर शाम एक ही डर लेकर आती थी। गांव के किनारे फैले विशाल बाग के उस पार बनी पुरानी गुफा का डर। गांव वाले कहते थे कि सूरज ढलते ही गुफा से किसी अदृश्य भयानक चीज की आवाजें आने लगती थीं, जो दिल दहला देती थी। कोई उस तरफ जाने की सोच भी नहीं सकता था, जैसे कि वहाँ कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। गांव वाले गुफा से इतना डरते थे कि अंधेरा होते ही सब लोग अपने अपने घरों की रोशनी और खिड़कियां बंद कर देते थे और दुकान वाले दुकान बंद करके जल्दी घर चले जाते थे। इस डर का सबसे बड़ा फायदा उठाता था गांव का धूर्त और लालची सेठ बलदेव। वह गांव वालों को और डराता ताकि कोई बाघ के मीठे फलों की तरफ आंख भी न उठाए और उन पर उसका एकाधिकार बना रहे। उसने कई बार यह अफवाह भी फैलाई कि गुफा का राक्षस रमेश नाम के एक लड़के को खा गया था, जिसने गुफा में जाने की कोशिश की थी। लेकिन हर गांव में एक ऐसी शक्ति भी होती है जो डरने से इनकार करती है। नीलमपुरा में वह थी आलिया, एक जिज्ञासु और निडर नौजवान लड़की। उसे सेठ बलदेव की बातों पर कभी पूरा भरोसा नहीं हुआ। अम्मा, क्या हाल चाल है? वैसे एक बात बोलूं? अम्मा, ये सेठ बलदेव की बातें मुझे कभी रास नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि गुफा में सचमुच कोई राक्षस है। ये बस सुनी सुनाई बातें हैं। आलिया चुप कर, ऐसी बातें मत कर बेटी। तुझे याद नहीं रमेश के साथ क्या हुआ था? सब कहते हैं गुफा के राक्षस ने ही उन्हें मारा था। मुझे पता है अम्मा, और यही बात मुझे परेशान करती है। रमेश भैया बहादुर थे। मुझे लगता है उनकी मौत के पीछे कुछ और ही राज है। मुझे ये जानना होगा, आखिर कब तक हम इस डर के साए में जिएंगे। आलिया की यह बात सुनकर रमेश की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आप से बुदबुदाते हुए उदास आवाज में बोली, मेरे बेटे को उस सेठ ने ही मारा है। अब मेरी बात पे कोई यकीन करे चाहे ना करे। चलो, मैं पानी लेके घर चली अब। उसी गांव में एक और मेहनती किसान धर्मेंद्र रहते थे, जो बहुत ही मेहनती था और खेतों में काम करके घर का गुजारा करता था। जिनके 2 बेटे थे, करण और अर्जुन। रमेश की मौत के बाद धर्मेंद्र ने अपने बेटों को बाघ के पास जाने से भी मना कर दिया था। करण, कितने दिन हो गए बाग में गए हुए। वहाँ कितने मीठे मीठे फल होते हैं, पर बाबूजी हमें जाने ही नहीं देते। अर्जुन, बाबूजी का डर सही है। गुफा बहुत भयानक है। रमेश भैया के साथ जो हुआ, उसके बाद तो मुझे भी वहां जाने से डर लगता है। ये सब बस कहानियां हैं करण। अगर सच में कोई राक्षस होता तो क्या किसी ने उसे देखा नहीं होता? मुझे नहीं लगता वहां कुछ है। तुम सही कह रहे हो अर्जुन। मुझे भी लगता है कि वहां कुछ गड़बड़ है, पर राक्षस नहीं। चलो ठीक है, हम कल सुबह बाग में चलेंगे। क्या पता हमें रमेश भैया की मौत के बारे में भी कुछ पता चल जाए। हाँ ठीक है, कल चला जाएगा। अगली सुबह धर्मेंद्र अपने बेटों से खेत जाते हुए अंतिम चेतावनी देते हैं। बच्चों, मैं खेत जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और याद रहे, बाग की तरफ भूल कर भी मत जाना। रमेश के साथ जो हुआ वो अब भी मेरी आंखों के सामने है। पिताजी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों उस बाग में नहीं जाएंगे। पिता के जाते ही दोनों भाई बाघ की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी उनकी नजर सेठ बलदेव पर पड़ती है, जो बाघ के रास्ते पर छिपकर नजर रख रहा था। करण और अर्जुन, तुम दोनों इस बाग की तरफ कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उस गुफा में खतरा है? मुझे पता है, तुम गुफा का रहस्य जानने जा रहे हो। यह तुम्हारी बहादुरी नहीं, मूर्खता है। अरे सेठ जी, हम तो बस यहीं बाग में कुछ फल तोड़ने जा रहे हैं।
शाम होने से पहले लौट आएंगे। हाँ ठीक है बच्चों, पर तुम लोग शाम होने से पहले लौट आना। और हाँ, अगर गुफा की तरफ गए तो अच्छा नहीं हो। सेठ बलदेव वहां से चला जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई जाल बिछाया हो। बाग में पहुंचकर करण डर जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं इसके आगे एक कदम भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरा यहीं पे इंतजार करना। मैं सच जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में वो आवाज राक्षस की है कि नहीं। मैं तो गुफा के अंदर जा रहा हूं। अर्जुन थोड़ी दूर ही पहुंचा होगा, तभी अचानक उसने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला इंसान उसकी तरफ तेजी से बढ़ता आ रहा था। उसका सर गधे का और धड़ इंसानों का था। सावधान, इससे आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। देखो, मैं उनमें से नहीं हूं जो तुम्हें देखकर डर जाए। मैं अपने लक्ष्य के लिए आया हूं और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। अब मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम बात को समझ नहीं रहे। इस गुफा में जाने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। और मुझे समझना भी नहीं। मुझे तो बस इस गुफा का रहस्य सुलझाना है। अगर अब तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी की तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। अर्जुन वहां से भाग गया और गुफा में अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसे एक बहुत बड़ी डरावनी आकृति नजर आती है। आओ लड़के, तुम्हारा इस जादुई गुफा में स्वागत है। मैं कई वर्षों से गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाजें लगाता हूँ। कोई भी इस गुफा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन तुम एक बहुत ही बहादुर लड़के हो। लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस राक्षस की परछाई हूँ। वो राक्षस तो इस गुफा के तहखानों में कई वर्षों से कैद है। तो क्या उसे रिहा करने का कोई उपाय नहीं है? मार्ग है लड़के, लेकिन तुम्हें इस गुफा के तहखाने में भीतर उस राक्षस के पास जाना होगा। वही तुम्हें उसकी मुक्ति का राज बताएगा। जैसे ही अर्जुन तहखाने के अंदर जाता है तो उसे एक आग जलती हुई दिखाई देती है। आओ बहादुर लड़के, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे इस गुफा के तहखाने से रिहा कर सकते हो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम मेरे सामने आओ। देखो, तुम डरो मत लड़के, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने आए हो, लेकिन एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मुझे यहाँ से रिहा करना इतना आसान काम नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? और तुम यहाँ कैसे कैद हुए? बहुत साल पहले इस गुफा में एक मानव रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो बाग से फल तोड़कर खाता था। गांव के कुछ लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। वो घबराकर इस गुफा में छिप गया। गांव वाले उसे यहाँ मरा हुआ समझकर छोड़ गए। वो यहाँ पर अकेला रहता था और उसकी आवाजें ही बाहर जाती थीं। दरअसल वही आवाजें थीं जिनसे गांव वाले डरते थे, ना कि किसी राक्षस की। मैं एक ऐसा जीव हूं जो केवल आवाजें पैदा कर सकता है, और मैं उस गरीब इंसान की रक्षा कर रहा था। जब वो बूढ़ा होकर मर गया तो उसकी आत्मा ने मुझसे विनती की कि मैं उसकी रक्षा करता रहूं और किसी को गुफा में ना आने दूं। रमेश को भी ये सब पता चल गया था, लेकिन सेठ बलदेव ने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करवा दी थी। रमेश की मौत से पहले उसने मुझे इशारा किया था कि कोई और सच्चाई जानने आ रहा है। मुझे यहाँ से आजाद होने के लिए तुम्हें गांव वालों को सच्चाई बतानी होगी। अर्जुन गुफा से बाहर आया, जहाँ करण उसका इंतजार कर रहा था। करण, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब इस गुफा में कोई राक्षस नहीं है, क्योंकि अब वो राक्षस इस गुफा को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? और कहाँ गया वो राक्षस?
अर्जुन ने गांव वालों को सारी बात बताई, जिसमें सेठ बलदेव की करतूतें और रमेश की मौत का रहस्य भी शामिल था। गांव वाले यह सुनकर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत सेठ बलदेव को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और अर्जुन से बोले, अरे अर्जुन बेटा, तुम तो सचमुच बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। तुम्हारी वजह से हमें राक्षस के बारे में पता चला और साथ ही साथ रमेश की मृत्यु के बारे में भी पता चल गया। इसके बाद गांव वाले बिना डरे खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे। बाग में सभी लोग बिना किसी डर के घूमने लगे और मीठे फल तोड़ने लगे। और अर्जुन की बहादुरी ने नीलमपुरा गांव से डर का साया हमेशा के लिए हटा दिया।